हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस के ऊपर अरुण कत्यायन सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। जो अरुण कत्यायन का पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो ऑलरेडी डाला जा चुका है और अभी दूसरी वीडियो जारी है, जिसका दूसरे चैप्टर पे वीडियो बन रहा है, जिसका नाम है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। और इसी के साथ हम थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में जिक्र करेंगे, फिर क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैसे बना है। तो इकोनॉमी ग्रीक वर्ड का शब्द है, ठीक, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्रोस, दूसरा है नॉमस। पहला है एग्रो, दूसरा है नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है कि फील्ड, एग्रोस का मतलब है फील्ड, और नॉमस का मतलब होता है कि टू मैनेज, कि फील्ड को हम मैनेज करें, कैसे मैनेज करें या किस तरीके से मैनेज करें, यही इकोनॉमी है। कि फील्ड को मैनेज करना ही इकोनॉमी कहलाता है। अब इकोनॉमी की डिफिनेशन की बात करते हैं, इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मतलब एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, ठीक, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड का मतलब खेत के प्रबंधन के बारे में जानते हैं, और खेत का प्रबंधन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, और अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन या पर्यावरणीय सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं खेत को क्रॉप के लिए, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी मिले हमको, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी मिले और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, अधिक से अधिक मात्रा में और अच्छे से अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन हो सके, यही है इकोनॉमी। अब बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के फादर कौन है या इकोनॉमी के जनक किनको कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे पिट्रो डे क्रेसेन जी, पिट्रो डे क्रेसेन जी, जिन्होंने कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी सब्जेक्ट पे सबसे पहला बुक लिखा ओपस रूरेरियम कमाडोरम, जिसमें इकोनॉमी के काफ़ी सारे लिटरेचर वो कलेक्ट किए और वो एक परफेक्ट इकोनॉमी की बुक सबसे पहले पब्लिश किए। इन्हीं की उपलब्धि के कारण इनको फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। फिर कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट हुए जेथ्रो टूल, जिनका नाम है जेथ्रो टूल। उन्होंने भी एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है हार्स होइंग हस्बेंड्री, हार्स होइंग हस्बेंड्री, ये बुक है उनका, जिसमें वो सीड्रिल की बात की है, सीड्रिल की बात की है, और हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर की बात की है। हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर मतलब होता है कि ऐसे कल्टीवेटर जिसको घोड़े के द्वारा चलाया जाता है, वो हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर होता है। और सीड्रिल, आप सभी लोग जानते होंगे कि सीड्रिल से सीड को नाले में या जो भी अगर हम नाला बनाते हैं खेत की, जब बुआई कर रहे होते हैं, तो उसमें सीड्रिल से डायरेक्ट हम सीड को गिराते हैं और उससे सीड की बुआई होती है। तो इन दोनों का जिक्र हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक में मिला, और उसी बुक में सबसे पहले बीड और टीलेज के भी जिक्र किया इन्होंने, जेथरो टूल ने। तो बीड क्या होता है और टीलेज क्या होता है हम जानते हैं। बीड ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं तो वहाँ वो अपने आप उग जाते हैं, और उन इकोनॉमिक रूप से क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं और किसानों को भी नुकसान ही पहुँचाते हैं। और टीलेज की बात करते हैं तो खेत की जब हम बुआई से पहले जितनी भी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रियाएँ करते हैं, उसमें जुताई उताई, ये सब टीलेज के अंतर्गत आता है। फिर हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे कि हम किसी भी एक निश्चित समय में एक निश्चित ज़मीन पे वहाँ के क्रॉप उगाने के सीक्वेंस को और अरेंजमेंट को देखते हैं, वही उसका क्रॉपिंग पैटर्न होता है। कि जैसे ईयरली सीक्वेंस ऑफ, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड फॉलो ऑन द गिवन एरिया। जैसे कि एक पार्टिकुलर एरिया जो दिया हुआ है, एक लिमिटेड समय, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में हम वहाँ के अरेंजमेंट देखते हैं कि या तो खेती हुई है फिर पड़ती है, या तो खेती हुई है किस किस क्रॉप की अलग अलग समय में देखते हैं, यही उसका क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न ही दर्शाता है कि जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है या खेती करने वाली ज़मीन है, वो किन किन फसलों में कैसे कैसे बांटा गया है, यानी किस किस समय पे किस किस फसलों को उगाया जा रहा है, यही दर्शाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम का। क्रॉपिंग सिस्टम को अब हम जानेंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम
में ही इंक्लूड होता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब जैसे क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन विथ ऑल अवेलेबल फार्म रिसोर्सेज ऑन ए पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड ओवर ए टाइम। इसका मतलब ये होता है कि हम जब क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी जो फसलों का सीक्वेंस, ईयरली सीक्वेंस हम देख रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न में, उसी के साथ साथ हम जो कि किसी भी फार्म पे उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उसका यूज भी उसी समय में उसी लैंड पे हम देखते हैं, यही क्रॉपिंग सिस्टम कहलाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझते हैं। अब जैसे कि किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, वाटर, सोलर रेडिएशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन और ऑब्टेनिंग हाई नेट रिटर्न। तो अब क्रॉपिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम फार्म पे उपलब्ध जो भी संसाधन है, जैसे कि ज़मीन है, पहला मिट्टी है, और सोलर रेडिएशन मतलब कि धूप का वहाँ पे कैसा कंडीशन है, और प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी कैसी बनी रहे, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे मिले, ये सारी चीज़ें हम क्रॉपिंग सिस्टम में ध्यान रखते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन या अधिक से अधिक रिटर्न हम खेत से प्राप्त करें या फार्म से प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज। जैसे कि किसी भी फार्म पे क्रॉपिंग पैटर्न के साथ फार्म रिसोर्सेज को यूज करना ही, सिंपल भाषा में अगर क्रॉपिंग सिस्टम को हम जानते हैं तो यही होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न का यूज फार्म रिसोर्स के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं वही क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब जैसे क्रॉपिंग सिस्टम का हम फार्मूला भी देख सकते हैं और उसका इक्वेशन भी देख सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट विथ फार्म रिसोर्सेज, यही इसका फार्मूला है। और इंडिया में जब बात करते हैं हम कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो अपने यहाँ इंडिया में स्पेशली अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो राइस और वीट, राइस के बाद जैसे खरीफ सीजन में राइस उगा लिए, फिर रबी सीजन में वीट उगा लिए, और उसके बाद से जो समय बचता है उस समय मैक्सिमम लोग खेत को फालो छोड़ देते हैं, मतलब परती छोड़ देते हैं। तो ये मेजर इसको मतलब क्या बोलते हैं कि मेजरली या मोस्ट फॉलोअर्ड क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया कहा जा सकता है। और जितने भी गंगा का जो गेंगेटिक प्लेन वाले रीजन है, और मैक्सिमम यही क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉप रोटेशन भी होता है, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग भी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं हम कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कि अब हम बात करेंगे कि क्रॉप रोटेशन की, तो क्रॉप रोटेशन में सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी पीस ऑफ लैंड पे, मतलब ज़मीन के टुकड़े पे या जहाँ हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब कि सीजन वाइज, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो सीजन वाइज जो अलग अलग डिफरेंट क्रॉप हम उगाते हैं, एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप सक्सेस होने के बाद दूसरा क्रॉप उगाते हैं, तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य ये होता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन कर सकें, और ज़मीन का भी मतलब ज़मीन पे अलग अलग क्रॉप रोटेट करते रहें, जिससे ज़मीन की उर्वरता भी या मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। तो इसमें यही देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं यही कि मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, और सॉइल का पर्यावरण भी सही रहे, और इकोनॉमिकली फैसिलिटी भी रहे किसानों को, कि मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और सॉइल कंडीशन भी ठीक रहे, और किसान को अलग अलग सीजन में अलग अलग जब कंडीशन मतलब फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी रहेगी तो कोई भी क्रॉप अच्छा से अच्छा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, तो किसान की इकोनॉमिकली फैसिलिटी भी बनी रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि क्रॉप रोटेशन में हम कैसे कैसे उगाते हैं। अब सीरियल क्रॉप के बाद हमें हमेशा, अगर क्रॉप रोटेशन का ध्यान रखते हैं तो सीरियल क्रॉप के बाद हमेशा लेग्यूम क्रॉप उगाया जाता है, जैसे सीरियल क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का क्षमता नहीं होता है, तो हम उसके बाद जैसे कि सीरियल क्रॉप उगाए, उसके बाद
उसके कटने के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद फिर हम लेग्यूम क्रॉप उगाते हैं कि लेग्यूम क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है और जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसमें सॉइल इरोजन को जो चेक करते हैं, मतलब ऐसे क्रॉप भी हैं जैसे कि क्लाइंबर टाइप के हैं या जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं मूंग हो गया, ये सॉइल कवरिंग क्रॉप हैं कि मतलब पूरे ज़मीन फैल जाएगा। काउपी हो गया, ये मल्चिंग का भी काम करते हैं और सॉइल को कवर भी रखते हैं जिससे इरोजन भी नहीं होता है। और भी बहुत सारे क्रॉप हैं जो कि इरोजन को चेक करते हैं और मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं, मॉइस्चर को भी बनाए रखते हैं। और आज के समय में, जैसे कि आज के मॉडर्न समय में एग्रीकल्चर पे जो भी साइंटिफिक रूप से एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसका मैक्सिमम एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन पे अच्छे से अच्छे ध्यान रखते हैं कि क्रॉप रोटेशन उसका बना रहे और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो आज की मॉडर्न जो साइंटिफिक रूप से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, उसमें क्रॉप रोटेशन का विशेष योगदान होता है और विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे जानते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं और कैसे कैसे किस टाइप में फार्मिंग किया जाता है या क्रॉपिंग सिस्टम कैसे कैसे अपनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स फार्मिंग की। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स फार्मिंग ऐसी सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम फसल के साथ साथ, हम किसी भी फार्म पे फसल के साथ साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग ईटीसी और भी बहुत सारी ऐसे मतलब खेती के टाइप हैं, जैसे कि मान के चलिए बी कीपिंग हो गया, सेरीकल्चर भी होता है। ठीक है, तो मतलब हम फार्म पे क्रॉप तो उगा ही रहेंगे, उसके साथ साथ हम लाइव पशुपालन भी करेंगे, कुक्कुट पालन भी करेंगे, मछली पालन भी करेंगे और मधु पालन भी करेंगे और सेरीकल्चर भी करेंगे, जैसे रेशम का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ना, क्योंकि क्रॉप के साथ साथ हम और भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत आता है। और इससे क्या होता है कि किसान को हर एक चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो मिक्स फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम जानते हैं कि मिक्स फार्मिंग करने से ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिल के, जैसे नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब चीज़ उगा रहे हैं तो किसी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि मतलब जीविका आराम से चलती रहे, किसान को पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि पशुपालन का भी पालन से भी जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी मिल जाए, पोल्ट्री से भी जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी मिल जाए, फिशरी से भी मछली मिल जाए और बी कीपिंग से मधु मिल जाए, और ये सारी चीज़ें मतलब पर्याप्त मात्रा में जीविका चलाने के लिए फार्म पे ही उपलब्ध हो जाए और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो यही मिक्स फार्मिंग होता है। अब इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इसमें होता है, इसका मतलब ये होता है कि जीविका खेती इसको बोलते हैं कि जीविका चलाने के लिए जो हम खेती करते हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं उसको। अब जैसे क्या है कि ग्रोइंग अ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक सफिशिएंट ओनली फॉर वन ऑन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। कि देखिए हम ऐसे क्रॉप मतलब क्रॉप का उत्पादन करते हैं और पशुपालन करते हैं जो कि केवल अपने आप के लिए ही पर्याप्त हो, बिना किसी मार्केट में बेचने योग्य मतलब इतना ना हो कि हम मार्केट में उसे बेच सकें। इतना ही होता है कि हम कम से कम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूज ही कर सकते हैं, हम बेच नहीं सकते। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड को फुलफिल कर सके। इतना ही इससे होता है, इतना ही प्रोडक्शन होगा जितना कि हम उसको अपने यानी जो समझिए जो ये इस तरह की फार्मिंग करते हैं, यानी जो किसान होते हैं वो उनकी लाइफ चलती रहे बस। इसमें क्या होता है कि लो इनपुट लगता है, मतलब कम से कम लागत लगता है और आउटपुट भी कम ही मिलता है, तो जिससे जीविका चलती रहती है। अगला टाइप है क्रॉपिंग सिस्टम का कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग
देखिए कमर्शियल फार्मिंग ये होता है कि इसको बड़े पैमाने पे किया जाता है और अधिक से अधिक इनपुट डाल के अधिक से अधिक प्रॉफिट लेते हैं और अधिक से अधिक आउटपुट गेन करते हैं, जैसे कि वो मार्केट में उसे बेच सकें और हाई से हाई इनकम जनरेट कर सकें, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्टेन हाई इनकम, हाई से हाई इनकम जनरेट कर सके। और इसकी खेती करने के लिए हाई इनपुट की ज़रूरत होती है, अधिक से अधिक हम लागत लगाएंगे तभी अधिक से अधिक प्रोडक्शन भी प्राप्त कर पाएंगे। अगला है क्रॉपिंग सिस्टम का अगला सिस्टम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग जिसे बोलते हैं। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व में दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और उनको खाने के लिए पर्याप्त फूड का सप्लाई होना ज़रूरी है, मतलब उतना प्रोडक्शन भी करना ज़रूरी है और सप्लाई भी ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक फसलों को उगाते हैं, ठीक, कि जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसको हम खाना खिला सकें विदाउट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल है, वाटर है, ठीक, सॉइल है, वाटर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसको हम मतलब नुकसान ना पहुंचाते हुए अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, जिससे कि जो जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है सबके लिए पर्याप्त हो सके। यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। इसमें यही ध्यान रखा जाता है, इसको इको फार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि इकोलॉजी का इसमें ध्यान रखा जाता है कि इकोलॉजी न खराब हो या हम मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बनी रहे और साथ में हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन भी कर सकें। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज ऑफ मतलब क्या क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ लो कास्ट इनपुट, मतलब कम से कम हम लोग सोचते हैं कि कम से कम इनपुट लगे और लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम करें जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और इकोलॉजिकल हार्मोनी भी मेंटेन रहेगी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये करते हैं कि हम कम से कम सोचते हैं कि कम से कम पैसा लगे और कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करें। ज़्यादातर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ इसमें बढ़ जाते हैं कि जैसे मैन्योर पे शिफ्ट हो जाएंगे, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज करेंगे, कंपोस्ट का यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो जाए। इसी को आज के समय में नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, ठीक, और इकोलॉजिकल फार्मिंग इसे बोलते हैं या और भी नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, अब इंटेंसिव फार्मिंग की बात हम करते हैं तो जिसमें इसका ही मतलब होता है कि मतलब गहन खेती, इसका हिंदी होता है गहन खेती। ऐसी खेती ज़्यादातर जो शहर के पास वाले इलाके होते हैं वहाँ पे किया जाता है। ज़मीन कम होता है और उसमें जो इनपुट डालते हैं वो हाई से हाई डालते हैं ताकि हम पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकें। अब देखिए इसका यही मतलब है कि हम हाई लेवल ऑफ इनपुट का यूज करके और हाई लेवल आउटपुट हम प्राप्त करते हैं। जैसे ज़मीन कम है किसी के पास और उनको खेती कई, जैसे कि अगर मान लीजिए उनको कुकुरबिट्स का ही खेती करना है, मतलब सब्जी उगाना है, कम ज़मीन है, तो उसमें क्या करेंगे कि वो कम से कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे, मतलब अलग अलग सब्जी को प्रोडक्शन करेंगे और उसमें खाद बीज और केमिकल का ध्यान रखेंगे हर चीज़ का, कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सबका यूज करके, मतलब हम इसमें इकोलॉजिकल मेंटेन नहीं करने की बात नहीं करते हैं या सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने की बात नहीं करते हैं। इसमें टोटली हमारा फोकस होता है कि हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकें कम से कम ज़मीन में, यही होती है इंटेंसिव फार्मिंग। अगला है लीसा फार्मिंग जिसे बोलते हैं लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है कि लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें जैसे क्या क्या होता है कि इसमें हम ऑप्टिमम यूज लोकली अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स का करते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक हम जो अवेलेबल हो जाए हमारे यहाँ जो अवेलेबल है चीज़ें, जैसे किसी भी फार्म के पास कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट खुद बना रहे हैं या कंपोस्ट बना रहे हैं या फार्म यार्ड मैन्योर है तो उसका यूज कर सकें, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज कर सकें, मतलब कम से कम इनपुट में, मतलब हम बड़े बड़े मशीनरी का यूज ना करें, लेबर का यूज करके हम कम से कम इनपुट में अधिक से अधिक सोचते हैं कि प्रोडक्शन भी मिल जाए और बाहरी ज़्यादा हम एक्सटर्नल इनपुट न लगाते हैं इसमें। जैसे कि हम सबसे बहुत से कम एक्सटर्नल इनपुट इसमें यूज करते हैं। अगला टाइप है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग या इसी को हम पर्माकल्चर भी बोलते हैं।
या टेरा फार्मिंग बोलते हैं, टेरा फार्मिंग या पर्माकल्चर। अब ये एक मॉडर्न टाइप का फार्मिंग सिस्टम है जो कि बहुत कम किया जाता है। तो इसको पृथ्वी पे ही करते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है कि मंगल ग्रह का इन्वायरमेंट पृथ्वी पे ही बनाया जाता है और उसमें खेती किया जाता है, उसी को हम टेरा फार्मिंग कहते हैं। कि पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए लिखा है ना, डेवलप द मार्स, मतलब कि मंगल ग्रह के अकॉर्डिंग हम अर्थ का इन्वायरमेंट बना के उसमें खेती जब हम करते हैं तो उसको टेरा फार्मिंग बोलते हैं। इसमें अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि अर्थ का इन्वायरमेंट मंगल ग्रह के जैसा करेगा। तो बैक्टीरिया होते हैं जो कि वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि पृथ्वी पे भी मंगल ग्रह का कंडीशन आ जाता है, और वहाँ पे जो खेती करते हैं हम उसी को टेरा फार्मिंग बोलते हैं। अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? अब जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, और इस समय सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुआ जाए। और इसमें टोटली क्या होता है ना कि हम टोटली एक्सक्लूड कर देते हैं कि पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, वीडीसाइड यूज़ नहीं करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, जीएम क्रॉप यूज़ नहीं करेंगे, या पीजीआर यूज़ नहीं करेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, और एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे। इसमें टोटली नेचुरल रूप से खेती करते हैं, यही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम कि क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें टोटली हम पेस्टिसाइड को नकार देते हैं कि हम नहीं यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र को नकार देते हैं, नहीं यूज करते हैं, जीएम क्रॉप को भी यूज नहीं करते हैं। और टोटली जैसे कि हम अगर इसमें खेती करना है तो हम एम का प्रयोग करते हैं, फीम जिसको बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, और वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। और बीमारी लगता है तो जैसे कि जो नेचुरल पेस्ट हैं, जैसे कि नीम के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, नीम के पत्तियों से बनता है, नीम के सीडों से बनता है, नीम के सीडों से बनता है, जिसको हम यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम टोटली अवॉइड करते हैं, क्या बोलते हैं कि पेस्टिसाइड को अवॉइड कर देते हैं, फर्टिलाइज़र को अवॉइड कर देते हैं, और इस तरीके से जो प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये है कि प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में हो पाता है, क्योंकि इस समय का जो कंडीशन हो गया है, इस समय फर्टिलाइज़र और जीएम क्रॉप जैसे कि हो गया, पेस्टिसाइड भी नहीं यूज किए क्योंकि इंसेक्ट भी बहुत जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। बट लेकिन इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत प्योर होता है, मतलब प्योर ऑर्गेनिक रूप से होगा, और ये हेल्दी होता है खाने में। अब बात करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग की। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है? प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग इसको बोलते हैं कि हम जैसे कि टारगेट फिक्स करके हम फार्मिंग इसमें करते हैं, कि टारगेट स्पेसिफिक हम यूज करते हैं, कि जैसे कि हम फिक्स कर दिए कि हमको कैसा सीड यूज करना है, कैसे फर्टिलाइज़र यूज करने हैं, और कैसे पेस्टिसाइड यूज करने हैं, वो भी वहाँ पे कि कितना नीड है ये ध्यान रखते हैं लोकलाइज बेसिस पे, कि लोकलाइज बेसिस पे हम ये ध्यान रख के टारगेट करके खेती करते हैं, जिसमें कि मतलब कितना सीड हो सकता है, या कैसे कैसे सीड यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, कौन से क्रॉप उगाए जा सकते हैं, कौन से नहीं उगाए जा सकते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र देना अच्छा रहेगा, कौन से पेस्टिसाइड देना मतलब अच्छा रहेगा, इसका ध्यान में रखते हुए, मतलब इसी का हम गोल फिक्स करके ही हम खेती करते हैं, वही प्रिसीजन फार्मिंग कहलाती है या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कहलाती है। आगे बात करते हैं हम अगला जो क्रॉपिंग सिस्टम का है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसी को लेन रोटेशन भी बोलते हैं या झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? अब झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं कि जैसे कि जो कि इस टाइप की खेती ना इंडिया में चारों तरफ नहीं किया जाता है, कुछ जगहों पे है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इंडिया के, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उधर ज़्यादातर किया जाता है। बाकी झारखंड में छोटा नागपुर जो पठारी इलाका है झारखंड का, वहाँ भी किया जाता है, एमपी के कुछ हिल्स में किया जाता है, बाकी जगहों पे ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे कि जो वहाँ के लोग होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो कि जंगलों में रहते हैं मैक्सिमम, वही ये इस तरह की खेती करते हैं। वो
जाएंगे, जैसे कि जहाँ भी जंगल का एरिया है, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं है आसपास, वहाँ झाड़ियाँ है, तो वहाँ वो लोग ज़मीन साफ करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। उसको जुताई उताई करेंगे, उस पर उसके बाद उस वहाँ पे सीड डाल देंगे और जर्मिनेशन होगा, और जो प्रोडक्शन होगा उसको यूज करेंगे। फिर 2-4 सालों तक ऐसे ही यूज करते हैं, जब तक वहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तब तक वहाँ रहते हैं। फिर जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरे जगह पे जाके फिर वैसे ही सेम क्रिया दोहराते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं या लैंड रोटेशन, क्योंकि इसमें ज़मीन को ही छोड़ देते हैं। जैसे अपने यहाँ बात हम करते हैं क्रॉप रोटेशन की, जिसमें हम अलग अलग क्रॉप अलग अलग समय पर उगाते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि कुछ समय तक वहीं पे उगाए, जैसे एक मिट्टी है, ज़मीन का एक टुकड़ा है, वहीं पे कुछ समय तक लगातार क्रॉप उगाया गया। उसके बाद से जब ज़मीन की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी कम हो गई, तो वहाँ से दूसरी ज़मीन पे शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ भी गए, जंगल की साफ़ सफाई करिए और वहाँ भी खेती किए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जगह पे चले गए। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इससे नुकसान भी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि जंगल में मान लीजिए जो झाड़ियाँ उड़ियाँ रहती हैं, सॉइल इरोजन रोकता है, और यहाँ पे लोग जाके झाड़ियाँ उड़ियाँ साफ़ कर देंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, फिर मिट्टी क्योंकि वो उथली हो गई है, फिर वहाँ पे अगर बारिश होती है तेज़, तो वहाँ पे रन ऑफ होता है, रन ऑफ वाटर होता है, और इरोजन हो जाता है सॉइल का। तो ये नुकसानदेह ही है बहुत है, लेकिन ये कुछ जगहों पे प्रैक्टिस में है। जैसे कि अभी मैं बताया आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया के स्टेट हैं वहाँ पे किया जाता है, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में किया जाता है, और एमपी के कुछ हिल्स में किया जाता है। अगला है टोंगिया कल्टीवेशन। अगला जो क्रॉपिंग सिस्टम है टोंगिया कल्टीवेशन। अब टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। अब जैसे कि बात हम करते हैं टोंगिया कल्टीवेशन में क्या होता है, कि जैसे हम कहीं भी सिल्वीकल्चर करते हैं सिल्वीकल्चर, जिसमें कि हम बड़े बड़े पेड़ का कल्टीवेशन करते हैं। जैसे कि कहीं भी एक जंगल, जैसा कि हम ये फॉरेस्टेशन करते हैं, जैसे जंगल बनाना चाह रहे हैं हम कहीं भी, बहुत जैसे बहुत बड़ा ज़मीन है वहाँ पे हम जंगल की बुआई कर रहे हैं, मतलब कि पेड़ों की बुआई कर दी है जिससे जंगल हम बनाना चाह रहे हैं। तो जो इनिशियल स्टेज होता है उस समय, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, तो हम उसमें जो खेती करते हैं ना, जो क्रॉप उगा लेते हैं, उसी क्रॉप कल्टीवेशन को हम टोंगिया कल्टीवेशन करते हैं। कि जंगल तो बन ही रहा है, जंगल बनने से पहले जो हम उसमें क्रॉप ले ले रहे हैं, क्योंकि पौधा बड़ा बड़ा होगा, फिर उसका उसके छाए, पेड़ के छाए के नीचे क्रॉप उगा नहीं सकते। तो जब तक वैसे छायादार नहीं हुआ है, शेड नहीं है ज़मीन पे, तब तक हम कुछ कल्टीवेशन क्रॉप की कर लेते हैं। इसी क्रॉप कल्टीवेशन को टोंगिया कल्टीवेशन करते हैं।